मैं प्रोफेसर अखिल, मेरे शायद प्रश्न का मैं फिर से रीफ्रेम कर दूं। मैं सिर्फ, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि मैं मानता हूं कि भाई जो अधीर रंजन चौधरी है वो राहुल गांधी से ज्यादा प्योरिटन आरएसएस विरोधी, मैं इसको नहीं डिनाई कर रहा हूं। मेरा प्रश्न दूसरा है जिसको मैं आपसे आंसर चाहता हूं। जब प्रियंका गांधी पीके से मिलती हैं, अधीर रंजन दास चौधरी मोदी से मिलते हैं, तो कांग्रेस का वोट का फायदा होता है कि नुकसान होता है? मैं शायद अपने प्रश्न को आपसे बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं। इससे कांग्रेस पार्टी के वोट का फायदा होता है कि नुकसान होता है? मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। दूसरा यह है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स हर 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 पार्टी में होती है, खींचतान यहाँ पे भी है। अधीर रंजन जी के अगर पार्टी साथ नहीं दे रही है, वो एक अपना इंटरनल मामला है कांग्रेस का, वो सेटल हो सकता है। केरल कांग्रेस में बहुत खींचतान है, हर 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 जगह, उत्तर प्रदेश में खींचतान है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न अभी भी वही रह जाता है कि इस तरह की जो ये हरकत करते हैं, और ये लोग सीजन पॉलिटिशियन है। दिग्विजय सिंह जब लेटर में लिखते हैं कि आरएसएस का डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन से हमें सीख लेनी चाहिए, तो डिसिप्लिन वो है। मैं इसको जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि इससे ये कांग्रेस का फायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म में क्या होगा, नहीं होगा, नहीं, लेकिन इमीडिएट लोगों के मन में इसको लेके दिग्भ्रमित होते हैं लोग, कि लोगों को क्लैरिटी मिलती है कि नहीं नहीं नहीं, देखो एक अच्छा आदमी इस तरह से बात कर रहा है। प्रोफेसर अखिल। जय संविधान। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है आनंद जी, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लगे, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लगे, और शायद हम लोग उस ट्रैप में आ गए हैं, यूट्यूबर्स भी, जो गोदी मीडिया अक्सर करता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल स्ट्रगल्स पे बात नहीं करते, कंट्राडिक्शन पे बात नहीं करते। हम लोग कांग्रेस के अंदर वी आर बहुत ज्यादा उसके अंदर एनालिसिस करने लगते हैं, जो मुझे लगता है। देखिए, मेरा विचार बिल्कुल आपसे अलग है। पहली बात, जो दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा रहा है, असल में मुश्किल क्या है? देखिए, जो हमारे यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में कहते हैं ना, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, कि मार्केट सेगमेंटेशन होता है, अपने ऑडियंस को पहचानिए। मुश्किल क्या है दिग्विजय सिंह के साथ? वो इंजीनियर है और पढ़े लिखे आदमी है। देखिए, हमारे मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने भी शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ वीकनेसेस का रिकॉग्निशन कीजिए, और दूसरे के स्ट्रेंथ वीकनेसेस का रिकॉग्निशन कीजिए। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, बिल्कुल सटीक बात है। सटीक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, चलिए चुनाव आयोग का सहयोग है तो है, उनका एक ऐसा यंत्र है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल टीम उन्होंने आरएसएस, वीएसपी और दुनिया भर के रावण के 10-15 सिर बना रखे हैं कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती रहती है और अपने तंत्र को मजबूत करती है। कांग्रेस के बाद भी कांग्रेस सेवा दल थी, वो मजबूत नहीं थी। दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि अगर आप अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को और वीकनेस को नहीं समझेंगे, वीकनेस सबको पता है, वीकनेस उसकी क्या है, और वीकनेस पे सबसे ज्यादा प्रहार कौन करते हैं? दिग्विजय सिंह करते हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर उसको रिकॉग्निशन करना, पार्टी का विद्रोह करना है, तो मेरे को अपने मैनेजमेंट साइंस को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अधीर रंजन चौधरी, जो आपने बेसिक प्रश्न पूछा कि अधीर रंजन चौधरी जो कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को फायदा होगा कि नुकसान होगा, मुझे लगता है इससे कांग्रेस को फायदा होगा। देखिए, हम लोग अधीर रंजन चौधरी का भी विश्लेषण कर लेंगे, गुलाम नबी आजाद का एग्जाम्पल ले लेंगे। हम यूट्यूबर जो है बहुत सारे स्लीपर सेल ढूंढ रहे हैं आजकल कांग्रेस के अंदर। एक ऐसा आदमी शायद कोई यूट्यूबर बता दे और ये कहे कि ये आदमी कांग्रेस में ऐसा है जो स्लीपर सेल नहीं है। माने वो एक तरह से जयराम रमेश को भी ले लेते हैं वो, मतलब उन्हें एक भी आदमी, जितने भी दिग्गज हैं, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, वो सबको ही स्लीपर सेल बताने लगते हैं। ये नहीं बताते कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही कौन है। माने वी आर रीडिंग टू मच। अरे, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर, अगर कभी ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं। उन्होंने जो दांव खेला है, और ये दांव बहुत सटीक दांव है जो इन्होंने खेला है, वो देखिए ये है कि ये बात बिल्कुल सही सही है जो अंशुल जी ने कहा कि मतुआ समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसने पिछली बार बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया था, और जो बीजेपी जीती थी वो मतुआ डोमिनेटेड एरियाज में ही जीती थी। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि एसआईआर के अंदर जो सबसे ज्यादा सताए जा रहे लोग हैं वो मतुआ हैं, क्योंकि उनको ये क्रेडेंशियल्स अपने प्रूव करने हैं कि वो बांग्लादेश से आए हैं और बांग्लादेश में सताए गए थे और बांग्लादेश में उनके रूट्स थे। बहुत 70% ऐसे मतुआ समाज के लोग हैं जो अपने 30 साल पहले आए हुए अपने बांग्लादेश के रूट्स और वहां सताए जाने का प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए एसआईआर में उनका नाम कट रहा है। इसलिए बीजेपी वाले भी एसआईआर का विरोध बंगाल के अंदर कर रहे हैं। तो यार, ये जो अपने हैं, ये इनका एक मकसद ये है कि ये जो प्रश्न है आज वो बहुत ज्वलंत है। अच्छा देखिए, एक बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि
टीएमसी का जो वोट बैंक है और जो बीजेपी का वोट बैंक है, और वहां पे जहां से ये बिलोंग करते हैं वो जगह है मुस्लिम डोमिनेटेड। मुर्शिदाबाद ले लीजिए, मालदा ले लीजिए, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। अगर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में कोई दबंग दिग्गज कांग्रेसी लीडर उभरता है तो वो टीएमसी का नुकसान करता है, नंबर एक। अगर कोई नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड, हिंदू डोमिनेटेड एरिया से किसी कांग्रेस के नेता को उभारा जाता है और वो हिंदू वोट्स में डिवीजन करता है, वो नुकसान बीजेपी को करता है। तो ये भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, किसी ऐसे नेता को उभारा जाए जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया का ना हो बल्कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया का हो। अच्छा, इसके अलावा ये समझिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पे वोट बैंक, वहां पे जिन लोगों को ये वोट मिला है 37-38% बीजेपी का, ये वोट वो है जो सीपीएम से घृणा करता है। टीएमसी ये चाहती है कि सीपीएम इनके अगेंस्ट लड़े, क्योंकि लोग या तो टीएमसी से घृणा करते हैं या सीपीएम से घृणा करते हैं। जो लोग टीएमसी से घृणा करते हैं, पिछली बार उन्होंने कहा था इस बार राम अगली बार बाम। इसका मतलब वामपंथी वोट कट के बीजेपी के पास चले गए थे। कांग्रेस का सीपीएम से समझौता रणनीतिक भूल है। कारण यह है कि सीपीएम से जो लोग भुगते हुए हैं और सीपीएम के साथ नहीं जाना चाहते, वो कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते। तो मैं अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेरी राय वो ले तो मेरे ख्याल से वहां पे, क्योंकि ये जो हमारे नेताजी हैं ये बेसिकली इनके ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं और वो उनके साथ चल ही नहीं सकते, तो इनको अगर पीछे खींच के किसी ऐसे नेता को जो ममता बनर्जी से एडजस्टमेंट कर सके और ममता बनर्जी के साथ टीम बनाए, जिससे सीपीएम का वोट सीपीएम के साथ रहे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट भी सीपीएम को मिले, कांग्रेस भी भुक्तभोगी ना बने और कांग्रेस और टीएमसी समझौता करके वहां पे 80% सीटें जीते, क्योंकि असली मकसद बीजेपी को हराना है और सीपीएम कांग्रेस के बीच में भी इसकी वजह से कोई दरार नहीं पड़ने वाली है। जी, प्रोफेसर अखिल, मैं जो शायद बात कर रहा हूं कि जो आप यूट्यूबर को एक जनरल कह रहे हैं, ये हमको और आपको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है, क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन पे अब वो करने लगे हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, विचारधारा ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेगी। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो हरदम हम लोग को ये लगता है नहीं बीजेपी का पन्ना प्रमुख है, कितने ऑर्गेनाइज हैं। अयोध्या में कितने ऑर्गेनाइज थे, हर बूथ पे आदमी खड़ा हुआ था, पुलिस वाला खड़ा हुआ था, इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था, हुआ क्या। तो मैं जरा लार्जर पर्सपेक्टिव में इसलिए ये इस प्रश्न को उठा रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी की बात, लेकिन बीजेपी की बात तो हम लोग रोज ही उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते रहना है कि जो कांग्रेस में, और मैं इनकी नियत पे शक नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना यह है कि ये भी सोल्ड आउट है उन्हीं सब चीजों से जो सुबह से शाम तक फीड की जा रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे। हमारे आपके जो एक्सटेंडेड वो है, वो मोदी जी और आरएसएस को क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी ये अरे राहुल गांधी, प्रियंका ही गांधी ठीक रहेंगी, इस तरह की बातें लोग कहते हैं। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न समअप कर दीजिए कि ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस देश में। देखिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एक सैद्धांतिक दिशा देश को दे रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जल्दी जोड़ लिए थे, राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं और वैचारिक रूप से जुड़ रहे हैं। इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक टीम है और प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं भाई के लिए जान दे सकती हूं और राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के लिए वही भावना रखते हैं। लेकिन मेरा ये विचार है कि हम लोगों को बड़े आसानी से ये नहीं कहने देना चाहिए कि वो भी अप्रासंगिक है, वो भी स्लीपर सेल है, वो भी स्लीपर सेल है। वी शुड नॉट बी सो, बिकॉज वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी। देन अगर हम बार बार हर बड़े बड़े नेता और ऐसे नेता जो 50-50 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, अगर उनको अप्रासंगिक बता रहे, देखिए सहारनपुर के एमपी अगर ये कह रहे हैं, देखिए ये किसी का भी डेमोक्रेटिक राइट है और मैं भी एक आप ही के पब्लिक इंडिया के कार्यक्रम में मैंने कहा है, देखिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो पॉलिसी मेकर थे, वो पॉलिसी पे विश्वास करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पॉलिसी पे कभी विश्वास नहीं किया, वो स्ट्रेटेजी पे विश्वास करते थे। मैंने अपने एमबीए में बिजनेस पॉलिसी पढ़ी है और अपने एमबीए के स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया है। यहां भिन्नता हो सकती है। राहुल गांधी सिद्धांतों से डिगते नहीं है, वो पॉलिसी से स्टिक करते हैं। प्रियंका गांधी पॉलिसी से ज्यादा स्ट्रेटेजी में बिलीव करती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जितने भी दुश्मनों को मारा था, विरोधियों को मारा था, कहीं भी धर्म का पालन नहीं किया था। तो यहां प्रश्न यह है
पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नेता प्रियंका का समर्थन करती है और प्रियंका और राहुल ये कहते हैं हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, इसको वी शुड नॉट रीड टू मच बिटवीन द लाइंस। एक फैमिली है, सैद्धांतिक रूप से राहुल गांधी आज दिशा दे रहे हैं, लेकिन अगर एज ए टीम स्ट्रेटेजी प्रियंका देखें और पॉलिसी राहुल गांधी देखें तो इसमें मुझे कोई किसी को मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कोई स्लीपर सेल है या कोई अप्रासंगिक।